ये बात साल 2013 की है। मुंबई शहर के अंदर एक जमीन के टुकड़े को लेकर के दो पक्षों में आपसी विवाद चल रहा था। एक पक्ष का नाम होता है बाबा सिद्दीकी और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है अहमद लंगड़ा। दोनों ही एक जमीन के टुकड़े पर अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे थे और इसी बीच में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का इनके पास धमकी भरा एक संदेश पहुंचता है बाबा सिद्दीकी के पास। कहते हैं कि उस जमीन के टुकड़े से तुम दूर ही रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन वो इस धमकी को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे और उसके बाद वक्त कुछ बीत जाता है। तभी भारत का एक मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बाबा सिद्दीकी के पास फोन पहुंचता है और कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर कोई फिल्म बनवा दूं क्या। फिल्म का टाइटल होगा एक था एमएलए। जैसे ये बात बाबा सिद्दीकी सुनते हुए घबरा जाते हैं और शासन प्रशासन से संपर्क साधते हैं। कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम कहीं मुझे मरवा ना दे। वक्त बीत जाता है, हालांकि उनको सुरक्षा मिल जाती है और वक्त बीत जाता है 11 साल का। एक दिन ऐसा आता है कि उनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अभी पुलिस हत्याकांड की खुलासा करने की कोशिश ही कर रही थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। पोस्ट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपने आप को साथी कहने लगते हैं। कहते हैं कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही अंजाम दिलवाया है। अब जैसे इस हत्याकांड के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है तो चर्चा इस बात की भी शुरू हो जाती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी है कौन। दरअसल संजय दत्त के बहुत खास आदमी, और चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सुनील शेट्टी हो, चाहे शिल्पा शेट्टी, ऐसे तमाम बॉलीवुड के तमाम नामचीन जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उनसे इनकी बहुत ज्यादा गहरी संबंध बताए जाते हैं। आज की इस घटनाक्रम के माध्यम से, आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और क्यों की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार कर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 12 अक्टूबर 2024 की। एक तरफ पूरा देश जो होता है वह दशहरा का पर्व मना रहा था, जगह जगह रावण फूके जा रहे थे, रावण का दहन किया जा रहा था। इसी बीच लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। भारत का एक प्रदेश है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, और मुंबई शहर का बेंड्रा ईस्ट का एक निर्मल नगर थाना लगता है। वहां पर एक पूर्व विधायक अपने विधायक बेटे के ऑफिस से निकल करके दशहरा का पर्व मना रहा था। नाम उसका होता है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अपने साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे और खुशी मना रहे थे। और इसी बीच में एक ऑटो आता है, ऑटो रुकता है और ऑटो से 3 लोग उतरते हैं और उनके हाथ में हथियार होते हैं और देखते ही देखते वो लोग गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पटाखे छूट रहे थे वैसे वैसे गोलियां भी चल रही थी। कोई समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार गोली भी चल रही है इन पटाखों के बीच में से। और देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर जाते हैं। उनका एक साथी होता है वह भी जमीन पर गिर जाता है। और इसी बीच में जो कांच में यानी कि गाड़ी के जो शीशे में, यानी कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उनके शीशे में जाकर के गोली लगती है, तो पता चलता है कि यहाँ पर किसी ने गोली चलाई है। बस भगदड़ मच जाती है। 3 अनजान जो व्यक्ति आए थे उनमें से 2 को पकड़ लिया जाता है। एक मौका पाता है वहां से भाग के निकल जाता है और देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी जमीन पर पड़े हुए, वो खून से लथपथ थे। तभी आनंद फानन में बेंड्रा का ही एक हॉस्पिटल होता है लीलावती। रात के 9:30 बजे उन्हें वहां पर भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए बस इनका आप इलाज कर दीजिए, पैसे की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। डॉक्टरों की टीम जुट जाती है और कोशिश कर रही थी किसी भी हिस्से में जा करके उनकी नब्ज तड़कती भड़कती उनकी मिल जाए। और रात के 11:30 बजे के आसपास उनकी सांसें थम जाती है। जैसे ही सांसें थम जाती है, अब सोशल मीडिया पर एक तरीके से युद्ध शुरू हो जाता है। बाबा सिद्दीकी को किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी है। बाबा सिद्दीकी कौन है? लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली थी। कुछ लोग उनकी पुराने पन्ने को पलटना शुरू कर देते हैं कि इन्हें तो दाऊद इब्राहिम की तरफ से भी धमकी मिली थी। एक जमीन के टुकड़े को लेकर के जिस तरीके से अहमद लंगड़ा का समर्थन में छोटा शकील भी आ जाता है और दाऊद इब्राहिम भी आ जाता है, इनकी जान को खतरा था। इन्होंने 15 दिन पहले अपनी जान को खतरा बताया था। अब सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल इनका नाम तब ज्यादा चर्चाओं में आता है जब कैटरीना कैफ का साल 2008 में जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस पार्टी के अंदर सलमान खान भी होते हैं, शाहरुख खान भी होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान के बीच में कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है, कहासुनी ज्यादा हो जाती है और एक दूसरे पर भड़क जाते हैं। जो भड़ास थी वो निकाल रहे थे और जैसे ही यहाँ से अलग होते हैं तो ऐसे अलग हुए थे कभी जिंदगी में मिलेंगे ही नहीं। अब मीडिया वाले इनसे सवाल जवाब किया करते थे। साल दर साल बीत रहे थे लेकिन ये दोनों आपस में मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन साल 2013 में बाबा सिद्दीकी एक पार्टी आयोजित करते हैं जो कि हर साल आयोजित करते थे, इफ्तार पार्टी। उसमें सलमान खान भी आए थे और शाहरुख खान भी आए थे। एक हाथ पर सलमान खान होते हैं और दूसरे हाथ पर शाहरुख खान होते हैं। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों को अपने हाथों से पकड़ करके उनको गले मिलवाते हैं और गले मिलवाने के बाद
दोस्ती करवा देते हैं। दोस्ती होती है वह सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। पत्रकार सवाल उठाने लगते हैं कि सलमान खान, शाहरुख खान को कोई बड़े-बड़े दिग्गज लोग एक ना कर सके तो बाबा सिद्दीकी है कौन, इनको जो एक कर दिया है। साल 2013 में बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत तेजी के साथ चर्चाओं में आने लगता है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की कहानी शुरू होती है बिहार के पटना से। बिहार के पटना में वॉच मेकर एक व्यक्ति होता है जो घड़ियां बनाने का काम किया करता था। उनके घर में साल 1958 में एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के का नाम रखा जाता है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी अब यहाँ से अपने पिता के साथ मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई जाने के बाद अपने पिता के साथ काम कर रहे थे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना राजनीति में अपने करियर आजमाया जाए, इसलिए वह कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच में उन्हें साथ मिलता है सुनील दत्त का भी वहां पर आसपास कुछ रहना सहना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1977 में उनको ज्वाइन कर लेते हैं। जो भी छोटे मोटे नेताओं के कार्यक्रम होते हैं उनमें काम करना, अपने पिता का भी हाथ बटाना और देखते ही देखते एनएसयूआई जो छात्रों का संगठन होता है, एक गुट होता है, उसके साथ जुड़ जाते हैं और छात्र राजनीति भी करने लगते हैं पढ़ाई के साथ साथ। आगे वक्त बढ़ने लगता है और 1980 में यूथ कांग्रेस बेंड्रा के महासचिव चुन लिए जाते हैं और जैसे जैसे कांग्रेस में इनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, साल 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं और 1992 में मुंबई नगर निगम के यह पार्षद भी चुन लिए जाते हैं। जब ये राजनीति में इनकी दखल बढ़ने लगती है, उधर संजय दत्त से भी इनकी नजदीकियां और दोस्ती इसलिए हो जाती है क्योंकि सुनील दत्त से मिलना जुलना होता था। संजय दत्त इनके हम उम्र होते हैं और गहरी दोस्ती हो जाती है। अब फिल्म की शूटिंग हो, चाहे सलमान खान से मिलना हो, चाहे शाहरुख खान से मिलना हो, बड़े-बड़े फिल्म अभिनेताओं से मिलना हो, अब संजय दत्त की वजह से इनकी लगातार संपर्क और बढ़ने लग जाती है और इन्हें मौका मिलता है साल 1999 में बांद्रा वेस्ट विधानसभा से विधानसभा का चुनाव के लिए। अब चुनाव का मौका मिलता है, अब हीरो हीरोइन भी इनका साथ देते हैं और वो विधायक चुन लिए जाते हैं। अब इनकी नजदीकियां और बढ़ने लगती है। साल 1980 से इन्होंने इफ्तार पार्टी का ऐसा चलन शुरू किया था कि पहले 2-4 हीरो को बुलवाए, फिर ज्यादा बुलवाए, फिर और ज्यादा बुलवाए। साल दर साल हीरो हीरोइन इनकी इफ्तार पार्टी में आने लगे और इनकी इफ्तार पार्टी की चर्चाएं होती थी। अब इफ्तार पार्टी में इतने हीरो हीरोइन पहुंच जाते थे, बताते हैं कि जो फिल्म के अवार्ड मिलते हैं शायद उनमें भी इतने हीरो हीरोइन नहीं पहुंचते थे। साल 1999 में पहली बार एमएलए बन जाते हैं और साल 2004 में इनको फिर से एमएलए बनने का मौका मिलता है और साल 2009 में एक बार फिर से यह एमएलए बनने का इनको अवसर मिल जाता है और राजनीतिक इनकी लगातार चमक रही थी और दिनों दिन इनका कद लगातार बढ़ता चला जाता। मुंबई शहर के अंदर साल 2000-2004 तक ये चेयरमैन चुन लिए जाते हैं आवास एवं क्षेत्र विकास की तरफ से और साथ ही महाराष्ट्र सरकार में 2004 से 2008 तक ये मंत्री भी रहते हैं। इनका लगातार कद बढ़ रहा था और ये बांद्रा में जो इनका बेटा होता है इनको भी टिकट दिलवाने की कोशिश करते हैं। टिकट दिलवा करके वो भी विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है। 48 साल तक इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की थी और 48 साल के बाद इन्होंने कांग्रेस का सफर छोड़ करके एनसीपी यानी कि अजित पवार का जो गुट होता है, फरवरी 2024 में यह उससे जुड़ जाते हैं। इनके जिंदगी के पन्ने बहुत ज्यादा अच्छे से गुजर रहे थे, खुल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं था। बेटा एमएलए बन जाता है, बेटी डॉक्टर बन जाती है और हीरो हीरोइन से इनका ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। पूरे देश में इनकी चर्चाएं भी शुरू हुई थी, खासकर तब जब इफ्तार पार्टी होती थी। लेकिन 12 अक्टूबर 2024 की रात को जब पूरा देश जब दशहरा का पर्व मना रहा था, रावण का पुतला दहन कर रहा था, इसी बीच में ये भी खुशी मना रहे थे और अपने बेटे के जो दफ्तर पहुंच जाते हैं निर्मल नगर, जो कि बांद्रा ईस्ट में होता है। वहां अपने बेटे के दफ्तर से निकलने के बाद बाहर जो मैदान होता है, खुला मैदान, वहां पर जाकर के पटाखे छोड़ते छोड़ते इसी बीच में 3 लोग ऑटो से आते हैं और ऑटो से आने के बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से 3 गोली इनको मारी जाती है और 2 गोली इनके सीने में मारी जाती है, 1 गोली इनके पेट में जाकर के लगती है। साथ ही एक और साथी होते हैं जिसको गोली छूते हुए निकल जाती है और 1 गोली लगती है इनके बुलेट प्रूफ कार को। तब लोगों को समझ में आता है यहाँ तो गोली चल रही है। पटाखों की आवाज में गोली का शोर दब जाता है। जब ब्लड बहने लगता है, खून बहने लगता है, तब इनके साथियों को समझ में आता है। उधर 2 लड़के पकड़े जाते हैं और बाबा सिद्दीकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल वाले इनको मृत घोषित कर देते हैं। महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब हर किसी पर दबाव बढ़ने लगता है कि मुंबई शहर में आखिरकार हो क्या रहा है। सलमान खान को जैसे ही यह बात की खबर लगती है, वो बिग बॉस की शूटिंग चल रही थी, बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शिल्पा शेट्टी हो या सोनाक्षी सिन्हा का हस्बैंड हो, जो इकबाल हो, वो भी पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हर कोई जानने की कोशिश में लगता है, उनको बचा नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर सरकार पर जब दबाव बढ़ने लगता है, इसके लिए 5 टीमें बनाई जाती है क्राइम ब्रांच की और यह पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार हत्याकांड को अंजाम किसने दिया। पुलिस ने जो लोग पकड़े थे उनमें से 2 व्यक्तियों में से टोटल मिलाकर के 3 होते हैं। एक का नाम गुरवेल सिंह होता है, दूसरे का नाम धर्मराज कश्यप होता है, तीसरे का नाम शिव कुमार गौतम और शिवा होता है। गुरवेल सिंह की अगर कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो हरियाणा का एक जिला होता है कैथल और कैथल का एक गांव होता है नरल। नरल गांव में इनका
एक 1.5 महीने पहले इस घटनाक्रम से यह अपने घर से निकले थे कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं, यह कह करके निकले थे कि मैं घर वापस लौट करके नहीं आऊंगा। यहाँ से यह कैसे कुर्ला मुंबई पहुंच जाते हैं यह पता नहीं चलता। जब पुलिस वाले इनके घर जाकर के पता करते हैं, इनके हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश कर रहे थे। गांव का एक व्यक्ति होता है सुनील, उसे किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है। जो बर्फ काटने वाला तोड़ने वाला एक सुआ होता है, उस सुए को पकड़ते हैं और एक के बाद एक सुनील को लगभग साल 2022 में 52 बार उस पर वार कर देते हैं। उसे इतनी बार मारा जाता है कि वह मर जाता है या जेल जाते हैं, और जेल जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गुट से इनको किसी गुर्गे से इनके संपर्क बन जाते हैं और दोस्ती हो जाती है, ऐसा पता चलता है। इसके बाद धर्मराज और शिव कुमार गौतम होते हैं उर्फ शिवा, जिनका गांव लगता है उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच होता है। बहराइच का एक गंडारा गांव लगता है, वहां एक साधारण से परिवार के लोग रहने वाले होते हैं। दोनों ही लड़के मुंबई शहर में स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम कर रहे थे। लगभग 5 साल से लगातार काम कर रहे थे और पता चलता है कि इन्हें किसी सुपारी किलर ने कुछ जिम्मेदारी दी थी और कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने की, इसके लिए महज 50,000 रुपए की रकम दी जाती है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कुछ ऐसी कहते हैं कि 50,000 रुपए की रकम दी जाती है। 50,000 रुपए लेकर के यह लगभग 40 से ज्यादा दिन यह कुर्ला इलाके में रहते हैं, जो मुंबई का ही एक इलाका होता है। वहां रह करके बाबा सिद्दीकी कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, एक छोटी से छोटी बात इनकी जानकारी जुटाने में जुट जाते हैं। आखिरकार उन्हें मौका मिलता है, और यह मौका मिलता है 15 दिन पहले। ये बताया जाता है कि इन्हें धमकी दी जाती है। इन्हें एहसास होता है कि सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है, और इन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है। 11 पुलिस वाले उससे मिलते हैं और वाई श्रेणी में, और जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था 12 अक्टूबर 2024 की रात को लगभग 8:30-9 बजे के आसपास, उस समय इसके पास कोई पुलिस वाला नहीं था। क्यों नहीं था, इस सवाल का जवाब क्राइम ब्रांच तलाशने की कोशिश कर रही है, जब उनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इससे पहले की 5 टीम बना करके मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक सुगु लेंकर महाराष्ट्र के नाम से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगती है। उसने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। दरअसल सलमान खान के बारे में यह लिखते हैं कि कहते हैं कि सलमान खान, ये हम जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हें जंग लड़ने के लिए तुमने हमें मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर जब इनकी पोस्ट वायरल होने लगती है, ठीक 28 घंटे के बाद इस हत्याकांड के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब इसकी जिम्मेदारी ली, हालांकि अभी कोई इसका पुख्ता और सबूत नहीं है। जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसको लेकर के मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है। इसमें साफ साफ कहा जाता है कि सलमान खान टारगेट है, और टारगेट वो भी है जो सलमान खान के बहुत करीबी है, और सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी भी है। इस बात से अंदाजा लगाया भी जा सकता है कि गोलीकांड की खबर लगती है, सलमान खान अपना शो छोड़ करके बिग बॉस का और सीधे उनसे मिलने के लिए जो लीलावती हॉस्पिटल होते हैं उसमें पहुंच जाते हैं। बाकी फिल्मी हस्तियां, हीरो हीरोइन भी होते हैं। अब इसमें सीधे सीधे धमकी दी जा रही है, जितने भी सलमान खान के दोस्त हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल सलमान खान से जो दुश्मनी है, जो चिकारा मारा गया था, बिश्नोई समाज उनकी बहुत ज्यादा उनसे पूजा करता है, उसे देवतुल्य के रूप में देखते हैं। इसकी जो हत्या कर देते हैं सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, तब से इनकी दुश्मनी है, और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात पर धमकी दी हुई है। कई बार उन पर हमले भी हुए। अभी अप्रैल 2024 में भी हमला होता है, और जो 3 लोग हमला करने के लिए उन पर आए थे, उनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। जब मौत हो जाती है, उस घटनाक्रम को भी इस वायरल पोस्ट में ये साफ साफ था कि यह हमारा साथी है, इसकी जो मौत हुई है उसका यह रिवॉर्ड है या बदला है, यानी कि तुम हमारे साथियों को मारोगे तो हम तुम्हारे साथियों को मारेंगे। पुलिस पर अभी बहुत ज्यादा दबाव है, पुलिस अभी कहने की स्थिति में नहीं, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी चाहे गोगा मेरी हो, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, ऐसे कई लोगों की हत्याएं हो चुकी है। मामला जब हत्या होती है, जब बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है और हत्याकांड के बाद पूरा शांत हो जाता है, पुलिस बाद में कुछ ऐसी जवाब नहीं देती ताकि मीडिया के माध्यम से इन्हें पता चल सके क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई ने यह काम कराया है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई का सहारा लेकर के कोई और काम कर रहा है। अभी बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे बाकी है, जवाब इसके पता नहीं, इतिहास के पन्ने में कहीं दफन होकर के न रह जाए। जैसे जैसे सिद्धू मूसेवाले मामले में इतने साल बीत चुके हैं, कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं। जैसे जैसे गोगा मेरी की हत्या हुई, उस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई शायद होती है चाहे नहीं होती है। काश या इस तरीके के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दी जा सके, तो लोगों को भी इस बात का एहसास होगा। लेकिन लोगों को एहसास होता है लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को अपना दोस्त समझने लगते हैं, उनके डीपी लगा करके अपने सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा आइडल है। कैसे लोगों को आइडल बनाना चाहिए, कैसे नहीं, ये तो खैर खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से किसी का घर उजाड़ करके लोग जिस तरीके से खुशियां मनाते हैं वो बेहद गलत है। पुलिस को इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है, और सरकार को इस मामले में सख्त होने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरीके के मामले किसी के साथ ना हो। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।